हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, जहां पर दोस्तों हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट 1 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में डिटेल्स में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा, प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा आप पार्ट 1 को जाके देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर वो प्लेलिस्ट पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जहां पर हम लोगों ने बांग्लादेश और भारत के बारे में संपूर्ण पढ़ा है कि क्या क्या कब कब लागू हुआ, कैसे कैसे राजतंत्र, कैसे कैसे लोकतंत्र खत्म हुआ। दोस्तों ये पार्ट 2 है और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले श्रीलंका के बारे में, नेपाल के बारे में, और फिर हो सकता है भारत और भूटान के बीच के संबंध पढ़ेंगे, फिर भारत और बांग्लादेश के बीच का संबंध, फिर भारत और पाकिस्तान का संबंध। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला आज के इस इंटरेस्टिंग सा चैप्टर में। उससे पहले आप लोग पूछेंगे सर ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, तो ये पीडीएफ जो आपको हमारा ऑफिशियल वेबसाइट तनु क्लासेस, क्या नाम है, गूगल पे आप सर्च करेंगे, क्रोम पे सर्च करेंगे TANUCLASSES तनु क्लासेस, वो आपको जो है वेबसाइट पे जाएंगे, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट वहीं पे जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, लोगो लगा हुआ रहेगा, जो चैनल का लोगो है वही लोगो लगा हुआ रहेगा वेबसाइट पे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं फटाफट। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या था 5th चैप्टर में, थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। देखिए दक्षिण एशिया में पढ़े थे, जहां पर कौन कौन सा देश आता है उसके बारे में देखे थे। फिर हम लोग भूटान के बारे में पढ़े थे, भूटान जो सबसे छोटा देश है दक्षिण एशिया का। ठीक है, फिर मालदीव के बारे में पढ़े थे, 1968 तक सल्तनत शासन था, फिर सल्तनत शासन खत्म हो गया 1968 में ही। ठीक है, फिर लोकतंत्र के प्रति समर्थन कौन कौन सा देश करता है, मतलब उसके बारे में पढ़े थे, जो 5 देश करता है। फिर पाकिस्तान में लोकतंत्र, फिर लोकतंत्र था, सेना था, तो कैसे कैसे लोकतंत्र आया, कैसे कैसे सेना खत्म हुआ। ठीक है, उसमें इन लोगों का यानी कि जनरल याहिया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, जनरल परवेज मुशर्रफ, ये सभी का बहुत बड़ा भूमिका था। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखे थे बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे कैसे लागू हुआ। ठीक है, भाषा की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच। फिर 1971 के बाद बांग्लादेश की, यानी कि 1971 आजादी के बाद भी बांग्लादेश में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे नेपाल में अब हम दोस्तों जी हाँ, हम लोग बांग्लादेश तक यहीं तक पढ़ चुके थे एचएम इरशाद के बारे में। आज की शुरू में हम लोग पढ़ेंगे नेपाल में राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र की कहानी, और फिर दोस्तों पढ़ेंगे नेपाल के बाद श्रीलंका। ठीक है, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध, भारत बांग्लादेश के बीच संबंध, भारत और भूटान के बीच संबंध। तो आप लोग शुरू से लेकर के वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में काफी शानदार सेशन होने वाला है। देखिए नेपाल में राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र की कहानी, यानी कि शुरू में राजतंत्र था, राजतंत्र से लोकतंत्र हाल ही में लागू हुआ, इसकी कहानी हम लोग देखेंगे। नेपाल अतीत में हिंदू राज्य था, यानी कि अतीत में क्या था, हिंदू राज्य था, जहां पर सैनिक की मदद से राजा ने अपना राजतंत्र आधुनिक काल में कई वर्षों तक कायम रखा, जहां पर राजा जो है सैनिक की मदद से इस नेपाल में जो है कई वर्षों तक राज किया, और लोगों के लोकतांत्रिक समर्थन वाली भावनाओं, यानी कि जो लोकतंत्र को समर्थन करते थे जो लोग, उसकी जो भावना थी उसको कुचलने का प्रयास किया, उसको समय समय पर कुचलते रहा। ठीक है, अब देखिए नेपाल की राजनीतिक में चरणबद्ध घटनाक्रम, यानी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, अब हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले 1990 में राजा को एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के सामने झुकना पड़ा तथा लोकतांत्रिक संविधान की मांग माननी पड़ी। समझ रहे, नेपाल की राजनीति में जो चरणबद्ध घटनाक्रम है इसको देखते हैं कि नेपाल में कैसे कैसे लोकतंत्र आया। तो 1990 में जब एक बार लोकतंत्र समर्थन आंदोलन हो रहा था, यानी कि जो लोकतंत्र को समर्थन दे रहे थे वो आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें इतना भयानक हो गया था ये आंदोलन कि राजा को जो है झुकना पड़ा उन लोगों के सामने। फिर दशक 1990 मतलब क्या हो गया कि 1990 के पहले, तो 1990 के दशक में या फिर 1990 के दशक में भी आप याद रख सकते हैं, तो 1990 के दशक में नेपाली माओवादी, अब माओवादी क्या होता है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 1990 के दशक में नेपाली माओवादी नेपाल के कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया। ठीक है, नेपाली माओवादी जो था वो नेपाल के कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया, जिस कारण राजा की सेना तथा माओवादी गुरिल्ला के बीच हिंसक लड़ाई हो गई। समझ रहे, नेपाली माओवादी जो था वो कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया, जिसके कारण जो राजा थे, राजा का सेना था, और माओवादी गुरिल्ला जो है, इन दोनों के बीच एक हिंसक लड़ाई, यानी कि खून मार धार वाला लड़ाई, हिंसक है यहाँ पर, हिंसक या अहिंसक नहीं है, हिंसक मतलब मारधार वाला लड़ाई हो गया। लोकतंत्र समर्थक माओवादी, जिसको हम लोग बोलते हैं माओइस्ट और राजा की सेना के मध्य जो है त्रिकोणीय संघर्ष चला। अब माओवादी क्या होता है तो इसको समझते हैं। माओवाद जो कि 1960 से लेकर के 70 के दौरान, 1960 से 70 के दौरान चरमपंथी अतिवादी माने जा रहे थे बुद्धिजीवी वर्ग का यह उत्तेजित जनसमूह की सहज प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है। माओवादी राजनीतिक रूप से सचेत, सक्रिय और योजनाबद्ध काम करने वाले दल के रूप में काम करते हैं। तो माओवादी जो है वो 1960 से लेकर के 70 के दशक में दौरान चरमपंथी अतिवादी, क्या है, चरमपंथी अतिवादी माने जा रहे बुद्धिजीवी वर्ग का यह उत्तेजित समूह है, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग का एक समूह है माओवादी। ये जो है राजनीतिक रूप से सचेत, सक्रिय और योजनाबद्ध काम करने वाले दल के रूप में काम करते हैं। उनका और तथा मुख्य धारा के राजनीतिक दलों में यह प्रमुख भेद है कि जहां मुख्य धारा के दल वर्तमान व्यवस्था के भीतर ही काम करना चाहता है, वही माओवादी जो है वो समूचे तंत्र को हिंसक तरीके से उखाड़ के अपनी विचारधारा के अनुरूप नई व्यवस्था को स्थापित करना चाहता है। वे माओ के इन दो प्रसिद्ध सूत्रों पे काम करते हैं। एक राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, दूसरा
रक्तताप रहिए युद्ध है और युद्ध रक्तताप युक्ति राजनीति। मतलब माओवादी जो है एक प्रकार का वो हिंसक लड़ाई को, हिंसक को सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, कोई भी चीज अगर करना है तो हिंसक लड़ाई मार करो, मार धार कार ये सब करो, तभी आपको जो है जीत मिलेगी। ठीक है, वो दो ही फॉर्मूला को अपनाता है। सबसे पहला है राजनीतिक सत्ता में बंदूक की नली से निकलनी गोली, और दूसरा दोस्तों राजनीतिक रक्तताप यानी कि खून वगैरह ये सब, खून के अलावा मतलब इस तरह की आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक यहाँ पर लिखा हुआ है कि रक्तताप युक्त राजनीति यानी कि खून के साथ राजनीति। तो माओवाद जो है कुछ इस प्रकार का, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं हिंसक वाला समूह था इन लोगों का, बहुत ही खतरनाक लोग थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे 2002। सबसे पहले हम लोगों ने देखा 1990, फिर देखा 1990 के दशक में, फिर देखा दोस्तों 2002। इसको समझते हैं। इस वर्ष में राजा ने संसद को भंग कर सरकार, लोकतांत्रिक सरकार को गिरा डाला। फिर 2002 में देखिए क्या किया राजा, सबसे पहले तो झुक गया लोग के सामने, फिर ये क्या किया, संसद जो बना था उसको भंग कर दिया और लोकतांत्रिक सरकार जो था उसको गिरा दिया 2002 में। फिर अप्रैल 2002 में संसद को भंग कर दिया गया। इसका विरोध जो है 7 दलों के गठबंधन, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 पार्टी अलायंस, यानी कि 7 दलों के गठबंधन मिलकर के इसका विरोध करने लगा और माओवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी किया। समझ रहे, तो अप्रैल 2002 में फिर से जो ये काम कांड किया था, तो अप्रैल 2002 में जो ये भंग किया था, तो 7 दल जो है इसका विरोध कर रहे थे, जिसमें माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं भी थे। ठीक है, आगे देखिए 2006 में, इस साल में लोकतंत्र के समर्थक जबरदस्त आंदोलन किए तथा मजबूर होकर राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल किया। तो 2006 में मजबूर होकर, इस साल क्योंकि जबरदस्त आंदोलन फिर से हो रहा था, तो इससे क्या हुआ, फिर से इसको झुकना पड़ा और ये जो है फिर से संसद को बहाल किया। क्या नाम था उसका, राजा ज्ञानेंद्र। कब, 2006 में। ठीक है, इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपका पूछा जाता है। अब देखिए संविधान, यानी कि नेपाल का संविधान के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है, समझेंगे। देखिए, संविधान सभा का गठन कर नेपाल ने अपना संविधान लिखा। संविधान सभा का गठन कर यानी कि संविधान का एक सभा बुलाई, जिसमें नेपाल जो है अपना संविधान लिखा। पर कुछ लोग कहते थे कि अलंकारिक यानी कि औपचारिक अर्थों में राजा पद कायम रखना जरूरी है। यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं कि जो राजा थे, कुछ लोग कहते थे कि राजा का पद रखना जरूरी है, ताकि नेपाल जो है वो अपनी अतीत से, जो अतीत था उसका, वो जुड़ा रहे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, ये चीज रहना जरूरी है ताकि हम लोग का जो दादा परदादा करते आए ये भी करते आएंगे। तो उसी तरीके से कुछ लोग कहते थे कि राजा रहना बहुत जरूरी है। संसद भले ही लागू कर दिया जाए, लेकिन राजा रहना बहुत जरूरी है, ताकि जो नेपाल की में जो अतीत से जुड़ा रहे, नेपाल का जो परंपरा था, जो ये था, उससे वो जुड़ा रहे। नेपाल राजनेता भारत को शक की नजर से देख रहे थे। नेपाल राजनेता जो है वो भारत को शक की नजर से देख रहे थे कि भारत का नेपाल के भविष्य में क्या योगदान होगा, कि भारत का जो नेपाल के भविष्य में क्या योगदान करेगा, भारत जो है नेपाल के साथ क्या क्या करेगा, इस तरह का उसको शक था, संदेह था। इस तरीके से वो लोग देख रहा था। अंततः 2008 में नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बना और 2015 में संविधान को अपनाया। और इस चीज को ध्यान रखेंगे, लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो 2008 में बना और संविधान को जो लागू किया, अपनाया गया, वो 2015 में एमसीक्यू में पूछा जाता है। 2008 में वो लागू किया गया और 2015 में संविधान को अपनाया गया। ये दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए श्रीलंका में लोकतंत्र तथा जातीय संघर्ष। अब श्रीलंका में एक लोकतंत्र और एक जातीय संघर्ष, समझ रहे, किधर लोकतंत्र है किधर जातीय है, इसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही मजा आने वाला आपको, इसमें तमिल वगैरह के बारे में जिक्र होता है। देखिए, श्रीलंका में जातीय संघर्ष की मांग है कि वह श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाएगा। यानी श्रीलंका में एक जातीय संघर्ष है जिसका मांग यह है कि वह श्रीलंका के एक क्षेत्र को जो है अलग राष्ट्र, अलग देश बनाना चाहता है। आजादी के बाद श्रीलंका की राजनीति में सिन्हली समुदाय का वर्चस्व था। क्या समुदाय, क्या नाम है, सिन्हली समुदाय। तो आजादी के बाद श्रीलंका की राजनीति में सिन्हली समुदाय का वर्चस्व था, यानी कि दबदबा था, तथा यह सिन्हली समुदाय तमिल लोगों के खिलाफ था जो भारत छोड़कर श्रीलंका में जा बसा था। और ये जो सिन्हली समुदाय था वो क्या था, तमिल जो लोग थे जो भारत से गए हुए, भारत से क्या कहता नेपाल गए हुए थे, तो उन लोगों को जो है एक प्रकार का, उन लोगों का बहुत ज्यादा खिलाफ था, उन लोगों का बहुत ज्यादा मतलब कि एक प्रकार का बोल सकते हैं अत्याचार कर रहा था। ठीक है, तो तमिल लोगों के खिलाफ था जो भारत छोड़कर श्रीलंका में जा बसा था। सिन्हली राष्ट्रवादी श्रीलंका को सिर्फ अपना देश मानता था और फिर तमिल के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। और सिन्हली जो है वो राष्ट्रवादी श्रीलंका को क्या अपना देश मानता था और तमिल के साथ जो है बुरा बर्ताव, अत्याचार करता था तमिल लोगों के साथ। अब आगे देखिए लिट्टे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या है लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष किया। इसने तमिल लोग जो श्रीलंका में बसे हुए थे के लिए एक अलग देश की मांग की। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण था। तो समझ रहे हैं 1983 के बाद जो उग्र तमिल संगठन था श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष हुआ। ठीक है, श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष हुआ और इसने तमिल लोग जो श्रीलंका में बसे हुए थे के लिए एक अलग देश की मांग की, ये जो लिट्टे थे। और श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण था। आगे देखिए तमिल इलम क्या होता है इसको समझते हैं।
तमिल ईलम के मुक्ति बाग या फिर संक्षेप में लिट्टे एक तमिल राष्ट्रवादी संगठन है। यानी कि लिट्टे जो है वो तमिल ईलम के मुक्ति बाग या फिर संक्षेप में एक लिट्टे जो है वो तमिल राष्ट्रवादी का संगठन है। यह दुनिया का एक मशहूर आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है। तमिल के बारे में बताया जा रहा है, लिट्टे के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि श्रीलंका के उत्तरी पूर्व पर क्षेत्रों में 2 दशकों से अधिक समय से सक्रिय था। 2 दशक से लेकर के अधिक समय तक सक्रिय था ये लिट्टे, और एक प्रकार का आतंकवादी उग्रवादी संगठन इसको बोला जाता है दुनिया का। ये लिट्टे के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है पॉइंट कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे। एक बार चेक करते हैं वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी सब क्लियर है कि नहीं। चलिए, वीडियो और वॉइस क्वालिटी दोनों बहुत क्लियर है, ठीक है। देखिए 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंकाई सरकार से समझौता किया और तमिलों की रक्षा के लिए भारतीय सेना भेजी गई, जो लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। समझ रहे हैं, 1987 में भारत सरकार ने भी, पॉइंट को ध्यान रखेंगे कब, 1987 में भारतीय सरकार ने भी समझौता किया श्रीलंकाई सरकार से, और तमिल की रक्षा के लिए जो है, क्योंकि जो भारत से गए हुए थे तो उन लोगों के लिए भारतीय सेना भी भेजी गई और लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस भी गया। और 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य प्राप्त किए बिना ही बुला ली, क्योंकि श्रीलंका यह अपने देश के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी समझ रही थी। 1989 में फिर भारत जो है वो अपनी सेना को वापस बुला लिया। क्यों बुला लिया? लक्ष्य को बिना प्राप्त किया, यानी कि कोई जो लक्ष्य था, जो उसको मकसद था, उसको बिना प्राप्त किए उनको वापस बुला लिया। क्यों बुला लिया? क्योंकि श्रीलंकाई वो राजा, मतलब कि जो था वो श्रीलंकाई सरकार, वो अपने आप को इसको समझता था दखल अंदाजी, भारत जो है हम लोगों का अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी कर रहा है, ये वो समझ रहा था, ठीक है। शांति सेना गांधी जी के अनुयायी, यानी कि जो शांति सेना है वो गांधी जी के अनुयायी है, मतलब कि फॉलोअर है, जो कि गांधी जी के जो विचारधारा थे, जो मतलब कि वो कहते थे, उन सभी चीजों को पॉइंट में रखते हुए ये संगठन बनाया गया है, जो कि अहिंसा मार्ग पर चलता है। यानी कि ये अहिंसा, ये कोई हिंसा वगैरह नहीं करता है, अहिंसा पर चलता है गांधी जी के रास्ते पर, ठीक है। उसी के फॉलोअर के द्वारा, उसी के अनुयायी के द्वारा ये बनाया गया है शांति सेना। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे कि सर शांति सेना क्या होता है। तो शांति सेना जो है वो गांधी जी के मार्ग पर चलते हैं, गांधी जी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन गांधी जी के मार्ग पर जो चलने वाले हैं उन्हीं लोगों ने बनाया हुआ है इस मतलब कि सेना को, ठीक है। शांति सेना नाम है। अब 2009, अंततः 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। 2008 में आजादी मिला, एक प्रकार का वहां पर गणतंत्र आया, ठीक है। और गणतंत्र आया था, और जो कानून लागू हुआ था तो वो कब हुआ था दोस्तों? अपनाया गया था कब? 2015 में नेपाल में। और 2009 में जो है लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। ये 2009, 2015 सभी पॉइंट को आप लोग प्लीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका पहला देश है, और जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने वाले जो विकासशील देश है, इसमें श्रीलंका जो है वो पहला देश है। समझ रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण में विकासशील देश जो है, जैसे कि भारत विकासशील देश है, अभी विकसित देश नहीं है, तो विकासशील देश में सबसे पहला देश वो है नेपाल, जो कि जनसंख्या को नियंत्रण कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है। अब देखिए उदारीकरण, दक्षिण एशिया के देशों के सर्वप्रथम श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया तथा एशिया में जीडीपी भी बहुत अच्छी है। और दक्षिण एशिया के देशों में सर्वप्रथम जो है, अब हम लोग यहाँ पर श्रीलंका के बारे में पढ़ शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को अलग से नहीं बोलेंगे कि श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं। श्रीलंका दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ही है जो कि अपने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया तथा एशिया में जीडीपी जो है वो बहुत ही अच्छी है श्रीलंका का। उदारीकरण का मतलब होता है कि किसी देश में कानून यानी कि नियंत्रण जो है वो सरकार का, तो उस नियंत्रण में ढील देना या फिर उन्हें हटा लेना, जिससे किसी देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं आती है जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाले जो आर्थिक नीति, नियम, प्रशासनिक नियंत्रण आदि को समाप्त कर दिया जाता है, उनकी शिथिलता दी जाती है या फिर उनको छूट दी जाती है। उदारीकरण का बेसिकली अगर मतलब ये समझेंगे, जैसे कि कोई कानून सरकार के द्वारा लागू किया गया है, लेकिन उससे लोगों को, आम जनता को प्रॉब्लम होती है, तो अब सरकार क्या करेगा? या तो उस पर ढील देगा या फिर उसको खत्म कर देगा। तो ये है उदारीकरण। यही जो है लोगों के हित में किया जाता है, लोगों के लिए किया जाता है, लोगों के हित में किया जाता है। उदारीकरण का मतलब आपको मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। सरकार का जो आर्थिक नीति होता है, नियम होता है, प्रशासनिक नियंत्रण होता है, ये सभी में या तो छूट मिल जाता है या फिर इसको हटा दिया जाता है, क्योंकि लोगों को सुविधा मिले, लोगों को काम करने में मजा आए, ठीक है। समझ में आ गया आपको श्रीलंका के बारे में। अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ, वहां पर जीडीपी बहुत अच्छी है, हो सकता है इसके श्रीलंका के बारे में आगे अगर देखेंगे हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में, बांग्लादेश के बीच संबंध, भारत नेपाल, भारत और श्रीलंका, यहाँ पर आपका थोड़ा सा पॉइंट दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और भूटान, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले पढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की प्रमुख घटनाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग प्लीज दिमाग में रखेंगे। VBI यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। सॉरी, वन सेकेंड, कहां पढ़ते हैं? भारत और पाकिस्तान में थे ना, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ही दीजिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि दोस्तों कुछ हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सच में कोई कंटेंट मिल रहा है दोस्तों, तो प्लीज एक लाइक से आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है हम लोगों को, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख घटनाएं। आजादी के तुरंत बाद
भारत तथा पाकिस्तान कश्मीर को लेकर लड़ पड़े। 1984 में युद्ध भी हुआ तथा कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा जो है पाकिस्तान कब्जा कर लिया जिसका नाम रखा गया पीओके, और दूसरा हिस्सा जो भारत जम्मू कश्मीर प्रांत बना, यानी कि भारत जम्मू कश्मीर जो कि भारत के पास है। दोनों हिस्सों के मध्य एक नियंत्रण है, एक रेखा है, एक लाइन है, एक बॉर्डर है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आजादी के तुरंत बाद जो है पाकिस्तान कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान और भारत जो है लड़ पड़ा, और 1984 में युद्ध भी हुआ और कश्मीर का दो हिस्सा हो गया। एक हिस्सा पर पाकिस्तान कब्जा कर लिया, उसको क्या बोलते हैं पीओके, दूसरा हिस्सा पर भारत जो कि कब्जा तो नहीं किया, भारत के पास तो ऑलरेडी से था, तो जम्मू कश्मीर अभी है वो, ठीक है। और दोनों हिस्सों के मध्य एक नियंत्रण है, यानी कि दोनों हिस्सों के बीच में एक रेखा है, बॉर्डर है, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी। आप लोग जरूर सुने होंगे। अब देखिए 1990 में, अभी भारत और पाकिस्तान का बात हो रहा है, ठीक है। इस दशक के दोनों, यानी कि 1990 में, इस दशक में दोनों देशों के बीच हथियारों का होड़ मच गई तथा भारत और पाकिस्तान ने, यानी कि दोनों ने परमाणु हथियार बनाकर सफल परीक्षण भी कर डाला। और 1998 में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया, तो ठीक कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने भी चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण कर डाला। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, कब किया था भाई परमाणु परीक्षण? 1998 में। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो 1990 के दशक में जो है भारत और ये आपका पाकिस्तान जो था वो दोनों जो है परमाणु परीक्षण किया था। पहले भारत किया था, फिर कुछ ही दिन बाद जो है आपका पाकिस्तान भी कर लिया था, ठीक है। कब? 1998 में भारत ने पोखरण परमाणु का परीक्षण किया, ठीक कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने भी चगाई पहाड़ी पर, ध्यान रखेंगे, ये पोखरण परमाणु का परीक्षण किया और ये चगाई पहाड़ी पर परमाणु का परीक्षण कर डाला। कौन से पहाड़ी पर? चगाई पहाड़ी पर। किसने? पाकिस्तान ने। चलिए अब आरोप के बदले आरोप, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। कभी पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता तो कभी भारत पाकिस्तान पर क्या आरोप लगाता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादी को बढ़ावा देने का अभी भी आरोप लगा रहा है और पहले भी लगा रहा था। तो भारत ने, वैसे है भी सच बात है, क्योंकि वो आतंकवादी वहीं पे आके बसते हैं और कश्मीर पे आके हमला कर देते हैं, कुछ से कुछ कर देते हैं। तो भारत जो है वो पाकिस्तान पर एलिगेशन लगाता है कि वहां पर आतंकवादी को जो है पाकिस्तान बढ़ावा देता है और कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार तथा 1985 से लेकर 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादी को हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाया। साथ ही साथ ISI यानी कि पाक खुफिया एजेंसी जो है वो बांग्लादेश तथा नेपाल में भारत विरोधी आंदोलन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तो टोटल 4-5 आरोप लगाया है। सबसे पहले तो भाई वो जो है आतंकवादी को बढ़ावा देता है, पहला पॉइंट आपको इसी तरीके से लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो कश्मीरी उग्रवादी है उसको हथियार देता है, ठीक है। और 1985 से लेकर के 1995 के जो बीच का समय अंतराल था, उस समय खालिस्तान समर्थक जो थे, खालिस्तानी को जो समर्थक कर रहे थे, तो उसको भी हथियार मुहैया कराने का आरोप लगाया। किस पर? पाकिस्तान पर। साथ ही साथ जो ISI है यानी कि जो पाक की खुफिया एजेंसी है, उस पर जो है बांग्लादेश और नेपाल में भारत विरोधी आंदोलन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, यानी कि जो भारत का विरोध कर रहा था तो ये ISI पर, जो कि पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी, उस पर भी आरोप लगाया। अब जवाब में पाकिस्तान जो है वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, जो भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, उस पर बलूचिस्तान तथा सिंध में समस्या खड़ा करने का आरोप लगाया। यानी कि जो सिंध और बलूचिस्तान पर जो समस्या खड़ा हुआ है, तो आरोप क्या लगा रहा? भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर आरोप लगा रहा है कि इसीलिए उसको बढ़ाया है। कौन लगा रहा है? पाकिस्तान लगा रहा है भारत पर। तो ये हो गया आरोप के बदले आरोप। आगे देखिए 1960 में वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने भारत पाक के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद को सुलझाया तथा सिंधु तथा जल संधि पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए, जो अभी तक दोनों देश मान रहे हैं, ठीक है। तो 1960 में विश्व बैंक जो थे वो भारत पाक के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर जो विवाद को सुलझाया था, और ये सिंधु जल संधि इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु जल संधि। और ये हस्ताक्षर अभी भी है और ये अभी तक ये दोनों देश जो है मान भी रहा, ठीक है। अब देखिए भारत के अन्य पड़ोसी देश से भारत का संबंध, यानी कि अन्य देश मतलब बांग्लादेश, भूटान वगैरह के साथ देखते हैं। एक बार देख लेते, तो वीडियो तो ज्यादा लंबी नहीं बन रही है, चलिए बहुत छोटी है, हम लोग फटाफट देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे और इसी तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने जैसे आपको कहा था, अगर आप लोग थ्योरी देख लेते हो तो 90% जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व यहीं से हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोग थ्योरी को सही से देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट को देखते हैं तो, ठीक है। देखिए, इन दोनों देशों के बीच ब्रह्मपुत्र तथा गंगा जल की हिस्सेदारी को लेकर विवाद खड़ा है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या क्या विवाद है इसको देखते हैं। तो इन दोनों के बीच जो ब्रह्मपुत्र और गंगा जल की जो नदी है उसके हिस्सेदारी को लेकर, यानी कि हिस्सा जो हुआ उसको लेकर अभी भी विवाद खड़ा है। बांग्लादेश से अवैध प्रवास से भारत सरकार बांग्लादेश से नाराज है और बांग्लादेश से जो लोग हैं वो बिना मतलब का आकर के भारत में रह रहे हैं, जिसको हम लोग घुसपैठी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं उसको शरणार्थी, ठीक है। तो बांग्लादेश से जो अवैध प्रवास यानी कि अवैध, लीगल तरीके से नहीं, अवैध छुप के जो भारत में आ रहा है लोग, तो उन लोगों से भारत सरकार जो बहुत ज्यादा नाराज है। इसी कारण बांग्लादेश से बहुत ज्यादा नाराज है और भारत विरोधी इस्लामी जमातों का बांग्लादेश समर्थन करते हैं। यानी कि जो भारत विरोधी होता है, ये नहीं कि इस्लामी जमातों, मतलब जो भारत का विरोध होता है तो इसलिए इस्लामी जमातों का जो है बांग्लादेश समर्थन करता है। देखिए ये पॉइंट जो है किताबी पॉइंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि करता है, नहीं, बहुत लोग यहाँ पर अफेंड हो जाएंगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हैं।
तो देखिए भाई, अगर आप एनसीईआरटी को खोल कर देखें तो ये सभी पॉइंट जो है लिखा हुआ है, इसलिए आपको मेरा पढ़ाना मकसद है, बस कोई बात नहीं है ज्यादा। आप लोग सिर्फ इसको पढ़ाई तक ही सीमित रखेंगे, आपको ज्यादा इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये धर्म दिस डैट वगैरह, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, तो जो भारत के विरोधी है तो इस्लामी जमातों का जो है बांग्लादेश वो समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, और भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए बांग्लादेश रास्ता नहीं देता है। और भारतीय सेना जो है उसको पूर्वोत्तर भारत जाने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है जैसे कि इंडिया का मैप ऐसे ऐसे करके है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके है, सॉरी मैं गलत बना रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ऐसे ऐसे करके ना इंडिया का मैप ऐसे ऐसे करके कुछ है। तो यहाँ जो बंगाल की जो खाड़ी है, तो यहाँ से जो 7 सिस्टर स्टेट है, यानी कि 7 जो बहने स्टेट वाला है, 7 सिस्टर स्टेट, तो यहाँ से बांग्लादेश को भारत को जाने के लिए नहीं दिया जाता है बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। तो बांग्लादेश से होकर भारत को, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए बांग्लादेश रास्ता नहीं देता है, और बांग्लादेश से होकर भारत को म्यांमार तक प्राकृतिक गैस निर्यात करने नहीं दिया जाता है। और बांग्लादेश से जो होकर जो भारत को म्यांमार तक जो, यानी कि बर्मा तक जो प्राकृतिक गैस निर्यात है, यानी कि प्राकृतिक गैस पहुंचाने का जो है नहीं दिया जाता पहुंचाने को, ठीक है। आगे देखिए, बांग्लादेश हमेशा से भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत नदी जल हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा जैसा बर्ताव करता है, साथ ही व्यापार में बेईमानी, चटगांव में पर्वतीय क्षेत्रों में विद्रोह को समर्थन देने के आरोप बांग्लादेश भारत का लगाए हैं। मतलब ये जो बांग्लादेश है, यानी कि बांग्लादेश है, वो भारत पर यह आरोप लगाता है कि बांग्लादेश, ये भारत जो है वो हमेशा दादा के जैसा बर्ताव करता है, कि हम ही है दादा यहाँ का, हम ही यहाँ का डॉन है, इस तरह का बर्ताव करता है। कौन? भारत। बांग्लादेश से आरोप लगाता है, लेकिन भारत क्या आरोप लगाता है कि हम लोगों को जो अपना राज्य में है सीधा जाने के लिए नहीं दिया जाता है, बांग्लादेश जो रोक देता है। यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस का जो निर्यात है, यानी कि एक्सपोर्ट है, वो बर्मा में नहीं करने के लिए दिया जाता है, और भारत विरोधी जो होता है इस्लामी, उसको जो है ये बांग्लादेश समर्थन करता है। तो उन सभी पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और बांग्लादेश के बीच का जो विवाद का कारण है इसको हम लोग समझ गए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध के संकेत, यानी कि जो अच्छे संबंध है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद भारत तथा भूटान आ जाएगा, फिर जो है आपका शांति तथा सहयोग है, उसके बाद चैप्टर जो है एंड है। तो कुछ ही देर और लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम आप लोग का बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बस आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध, पहले तो बुरा संबंध को देख लिया, क्या क्या आरोप लगा रहा था, अब अच्छे संबंध को देखते हैं। भारत द्वारा अपनाई गई लुक ईस्ट तथा 2014 में एक्ट ईस्ट नीति पर बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा है। तो भारत के द्वारा जो अपनाई गई लुक ईस्ट और 2014 में और एक्ट ईस्ट नीति पर जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ खड़ा है अभी भी, समझ रहे हैं। भारत के द्वारा अपनाई गई लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट ये नीति पर बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा है। 2015 में दोनों देशों ने अपने बीच कुछ परिक्षेत्रों यानी कि एनक्लेव का आदान प्रदान भी किया है, कुछ परिक्षेत्रों का आदान प्रदान भी किया। कब? 2015 में। भारत तथा नेपाल के बीच एक संधि हुई। अब यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग बांग्लादेश के बारे में पढ़ रहे थे, क्या क्या अच्छा नीति था देख लिए कि 2015 में भाई दोनों देशों के बीच एक सब कुछ परिक्षेत्र यानी कि एनक्लेव का आदान प्रदान भी किया गया है, और जो अपनाई गई लुक ईस्ट हो गया एक नीति हो गया, और एक एक्ट ईस्ट नीति हो गया, ये दोनों को जो है दोनों मानता भी है, समझ रहे हैं। अब देखिए आगे पॉइंट, भारत और नेपाल के बीच, भारत तथा नेपाल के बीच एक संधि हुई जिसके आधार पर दोनों देश के नागरिक एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट पात्र, जिसको पासपोर्ट मतलब क्या होता है, पार पात्र तथा वीजा के आ जा सकते हैं। यानी कि भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुआ है जिसके आधार पर अभी अगर आप लोग नेपाल जाएंगे तो आपको कोई भी पासपोर्ट या फिर वीजा का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप कहीं भी देश में जाएंगे तो आपको पासपोर्ट और वीजा लगेगा ही। तो भारत और नेपाल के बीच एक संबंध हुआ है जहां पर ये दिया गया है कि एक दूसरे के देश यानी कि नेपाल के लोग भी भारत आ सकते हैं और भारत के लोग भी नेपाल जा सकते हैं बिना पासपोर्ट यानी कि बिना पारपत्र या फिर बिना वीजा के द्वारा, समझ रहे हैं। नेपाल तथा भारत के बीच विभेदों के बावजूद भी संबंध अच्छे हैं, और नेपाल और भारत के बीच जो विभेद है, जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे कैसे करके तमिल लोगों का कैसे कैसे करके क्या क्या, और क्योंकि तमिल से जब भारत से जब लोग श्रीलंका में जाए थे तो वो लोग अत्याचार बहुत ज्यादा कर रहे थे भारतीय लोगों पर, जो तमिल लोग थे जो वहां पर जाके बसे थे। तो इससे क्या कहता है, रिलेशन भी बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन रिलेशन अच्छा भी है। इतना विभेद होने के बाद भी, इतना एक प्रकार का बोल सकते हैं वाद विवाद होने के बाद भी नेपाल और भारत के बीच का जो संबंध है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि बिजली उत्पादन, जल एग्जाम्पल भी दे दिया है, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, ग्रिड, व्यापार के मसले दोनों मिलजुल कार्य कर रहे हैं, ठीक है। बिजली उत्पादन में भी, जल प्रबंधन में, ग्रिड में भी, और व्यापार के मसले पर भी दोनों जो है भारत और नेपाल जो है वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अब देखिए भारत और श्रीलंका, भारत सरकार ने श्रीलंका के मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही श्रीलंका में सुनामी से मची तबाही से निपटने के लिए भारत सरकार ने काफी मदद की है, ठीक है। तो भारतीय सरकार ने श्रीलंका के मुक्त व्यापार समझौते पर जो हस्ताक्षर किया है, मुक्त व्यापार में, फ्री वाला व्यापार में, और ये जो है भारत जो है श्रीलंका में सुनामी की जो तबाही बची थी श्रीलंका में, तो उसको बहुत ज्यादा आर्थिक मदद भी किया, कौन? भारत ने, ठीक है। अब देखते हैं भारत और भूटान के बीच। देखिए भारत तथा भूटान, भारत भूटान के साथ पनबिजली, भारत भूटान के साथ पनबिजली उत्पादन में मदद करने के लिए खड़ा है। भूटान के विकास कार्यों में भारत का ही सबसे ज्यादा योगदान है।
तो भारत जो है भूटान के साथ भी बहुत अच्छा उसके साथ रिश्ता बना हुआ है और भूटान का जो विकास है उसके कार्य में भारत का बहुत बड़ा भूमिका है, योगदान है। अब भारत और मालदीव की भी देखते हैं। तो वर्ष 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिक जब मालदीव पर आक्रमण किया तो भारतीय वायुसेना और नौसेना तुरंत कार्रवाई की। समझ रहे हैं? तो 1988 में श्रीलंका से जो आए कुछ भाड़े के तमिल थे, श्रीलंका से जो आया हुआ था, तो वो जब मालदीव पर आक्रमण करता है तो भारतीय वायुसेना और नौसेना जो है वो तुरंत कार्रवाई करता है। तभी से दोनों के गहरे तथा अच्छे संबंध है, यानी कि भारत और मालदीव के गहरा और अच्छा संबंध है। भारत ने मालदीव के पर्यटन, मत्स्य उद्योग यानी कि मछली वाला उद्योग और आर्थिक विकास में काफी मदद की है। तो मालदीव के पर्यटन में, मत्स्य उद्योग में और आर्थिक विकास में भारत जो है वो मालदीव का बहुत ज्यादा हेल्प की है, मदद की है। ठीक है, कभी कभी भारत को लगता है कि उनके छोटे छोटे पड़ोसी देश जो है उनका फायदा उठाते हैं और कभी कभी इन छोटे छोटे पीड़न के पड़ोसी देश यह सोचते हैं कि भारत हम पर एहसान करके अपना पिक लग्गू ना बना ले। समझ रहे हैं? तो कभी कभी यानी कि पिक लग्गू का मतलब ये हो सकता है कि कहीं कोई बड़का काम, जैसे कि मान लेते हैं दुनिया लेवल में कोई संधि लागू होता है तो ऐसा ना कहे कि भाई हम आपका तो जिंदगी को सपोर्ट किए, एहसान किए, अब आपको एहसान चुकाने का बारी आ चुका है, कभी ऐसा ना कहे। तो कभी कभी भारत को लगता है कि भाई छोटे छोटे पड़ोसी देश फायदा उठाते हैं भारत का, और कभी कभी इन छोटे देशों को लगता है कि भारत का पड़ोसी देश ये एहसान कर रहा है और ये कभी अपना पिक लग्गू ना बना ले। क्या है? पिक लग्गू। ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन भारत का सबका साथ सबका विकास चाहता है, बिना किसी लाभ प्राप्ति, बिना किसी आय, बिना किसी लाभ, बिना किसी ये सभी चीजों का उद्देश्य, यानी कि बिना किसी फायदे से। तो भारत जो है वो सबका साथ सबका विकास चाहता है बिना किसी लाभ के। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, शांति तथा सहयोग। बस एक ही पॉइंट आपका रह गया, उसके बाद जो है ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत ही मजेदार चैप्टर था, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी। मैं दोस्तों आज बार बार इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हो जाता था आप लोगों का क्वालिटी जो है बिल्कुल सही नहीं जा रहा था। देखिए, शांति तथा सहयोग, SAARCS, सार्स भी पढ़ सकते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या फुल फॉर्म है SAARC का? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षेस। इसकी शुरुआत जो है 1985 में शुरू हुई थी तथा इसका मुख्य उद्देश्य अपने बीच सभी सदस्य एक दूसरे के आर्थिक विकास तथा सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, तो दक्षेस जो था वो इसकी शुरुआत 1985 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो अपने बीच सभी सदस्य एक दूसरे के आर्थिक विकास तथा सहयोग प्रदान करना था। ये सार्स का ये जो एसोसिएशन था, कॉर्पोरेशन, इसका मकसद यही था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षेस बोलते हैं या फिर सार्स बोलते हैं। फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर लिख दिया गया है। फुल फॉर्म जरूर आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? अपने सभी देश एक दूसरे के आर्थिक विकास तथा सहयोग प्रदान करना। दूसरा है साफ्टा। वर्ष 2002 में दक्षेस के सदस्य देशों ने, यानी कि जो दक्षेस का सदस्य देश था, जो ऊपर वाला जो देश था, यानी कि जो इसमें सदस्य था, वो क्या क्या एक साफ्टा, वर्ष 2002 में दक्षेस के सदस्य देशों ने साफ्टा यानी कि दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो जस्ट 1985 में ये लागू हुआ था। फिर इसी संगठन में, इसी संधि में जो देश शामिल था, फिर उन्हीं देशों ने मिलकर एक साफ्टा संधि बनाया। साफ्टा कब बनाया? वर्ष 2002 में। और इसका जो ये हस्ताक्षर किया था दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र में, क्या था? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउथ, इसका फुल फॉर्म भी है, आप लोग जो है फुल फॉर्म को जरूर दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार, हिंदी में है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। यहाँ पर अगर हम लोग फुल फॉर्म निकालेंगे तो साउथ एशिया, ये होगा फ्री मतलब मुक्त, और ट्रांसपोर्ट मतलब व्यापार मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट ही, और ए मतलब क्या हो जाएगा? एरिया, और टी मतलब यहाँ पर क्या होगा मुझे भी समझ में नहीं आया फुल फॉर्म, लेकिन कुछ ऐसे ही है। समझ रहे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा फुल फॉर्म इसका। इसमें दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का संकल्प है, और इसमें जो है दक्षिण एशिया को मुक्त व्यापार बनाने का संकल्प है। किसमें? ये साफ्टा संधि में। और 2004 में साफ्टा पर हस्ताक्षर कर 1 जनवरी 2006 को यह प्रभावी हो गया। और 2004 में साफ्टा पर यह हस्ताक्षर किया और 1 जनवरी 2006 को जो है ये प्रभावी हो गया, यानी कि लागू हो गया कि दक्षिण एशिया में जो है मुक्त व्यापार होना चाहिए। अब आगे देखिए, भारत के कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि भारत को सहायता की आवश्यकता बड़े स्तर पर नहीं है, क्योंकि भारत नेपाल, भूटान तथा श्रीलंका के साथ पहले ही द्विपक्षीय व्यापार पर समझौता कर चुका है। तो कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि भारत को जो सहायता की आवश्यकता जरूरत है वो बड़े स्तर पर नहीं है, ज्यादा लेवल पर नहीं है, क्योंकि भारत और नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ जो संबंध है वो पहले से ही बहुत अच्छा है व्यापार समझौता पर। ठीक है, चीन तथा अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालता है, और चीन और अमेरिका जो है वो दक्षिण एशिया की राजनीति पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। चीन की राजनीति साझेदारी पाकिस्तान के साथ है, जो भारत के लिए समस्या खड़ा कर देती है। चीन का जो राजनीति है वो साझेदारी है, पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा दोस्ती, जिसके कारण भारत के लिए समस्या बहुत बड़ी है। शीत युद्ध की बार अमेरिका, भारत तथा पाकिस्तान, शीत युद्ध के बाद अमेरिका, भारत तथा पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छा संबंध बनाए हैं, और शीत युद्ध के जस्ट बाद अमेरिका,
भारत पाकिस्तान ये दोनों के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाए। यही आपका चैप्टर समाप्त होता है। आप लोगों को क्या करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो दोस्तों बहुत मतलब एक प्रकार का समझ सकते हैं कि क्या क्या हो रहा होगा। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पहली बार आए, और वीडियो को शेयर करेंगे यार अपने दोस्तों को, शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और एक छोटी सी बात, शीत युद्ध जब खत्म हुआ था तो आपको मालूम है ये आपका जो अमेरिका था और पाकिस्तान, अमेरिका जो भारत और पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध बनाया। और अमेरिका इसलिए मतलब दक्षिण एशिया के लिए कभी कभी राजनीति करता है, कभी वो पाकिस्तान के साथ मिलता है, कभी वो इंडिया के साथ, कभी किसी और के साथ, कभी चीन के साथ लड़ाई करने में उतर जाता है। तो इस प्रकार जो है दक्षिण एशिया में बहुत ज्यादा चीज ये अमेरिका जो है वर्चस्व दिखाता है और एक प्रकार का प्रभाव डालता है यहाँ के राजनीति में, दक्षिण एशिया के राजनीति में, ठीक है। तो दोस्तों आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, चैप्टर 5। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग नहीं देखे प्लीज पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, और ये पीडीएफ का लिंक जो है आपका हमारा ऑफिशियल वेबसाइट तनु क्लास में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ा के। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपको कितना मजा आया, ठीक है। चलिए एंड करते हैं यहीं पे हम लोग सेशन को। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।